India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट पीजी आरक्षण मामले में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार तक मामले पर पक्षकार अपना लिखित जवाब दाखिल कर सकते हैं। चार से 6 सप्ताह तक भौतिक मोड में सुनवाई नहीं हो सकती है। सीजेआई रमन्ना ने दिया वर्चुअल हियरिंग करने का संकेत। कोविड के हालात के कारण होगी ऑनलाइन हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पीएम की सुरक्षा चूक मामले की याचिका। दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग। चन्नी सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी। दिल्ली हाई कोर्ट में एयर इंडिया के विनिवेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुब्रमण्यम स्वामी ने बोली प्रक्रिया को असंवैधानिक और भ्रष्ट बताते हुए विनिवेश प्रक्रिया रद्द करने की अपील की। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी पाठ्यक्रम में दाखिले से जुड़े मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखेगा। आज कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना है और कहा है कि शुक्रवार तक इस मामले पर पक्षकार अपना लिखित जवाब दाखिल कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हमने नियम बदले, याचिकाकर्ताओं की दलील गलत है, ये आरक्षण पहली बार नहीं दिया जा रहा। साल 2006 से केंद्रीय शिक्षण संस्थानों से 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जनवरी 2019 से 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण किया गया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसी तरह एडमिशन हो रहे हैं। यूपीएससी में भी परीक्षा इसी आरक्षण के आधार पर हो रही है। नीट पीजी के लिए याचिकाकर्ताओं के विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता। ये भेदभावपूर्ण होगा यदि इसे नीट पीजी में लागू न किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के तर्क पर चिंता जाहिर की है, जिसमें कहा गया है कि हर साल पीजी में 45,000 नए दाखिले होते हैं, जबकि इस साल काउंसलिंग न होने से जूनियर डॉक्टरों पर काम का बोझ बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि 2019 में ही इस तरह के आरक्षण का फैसला लिया गया था। इसका उद्देश्य कमजोर वर्ग का उत्थान है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता से पूछा कि आपने 14 जनवरी 2019 को 103वां संशोधन और 17 जनवरी को इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। संविधान में संशोधन और सामाजिक न्याय मंत्री के साथ ये परामर्श हुआ और अधिसूचना जारी हो गई। मेहता ने जस्टिस चंद्रचूड़ को बताया कि इस मामले में सरकार से और जानकारी कर कोर्ट को इससे अवगत कराएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने तुषार मेहता से पूछा कि पहले हलफनामे में जहां आपने कहा था कि 8 लाख मानक सही है क्योंकि 8 लाख की सीमा ओबीसी की क्रीमी लेयर पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पी विल्सन ने कहा कि जहां तक ओबीसी का संबंध है, 8 लाख आय की सीमा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को समान नहीं माना जा सकता। ये दोनों अलग पायदान पर हैं। सीनियर एडवोकेट दातार ने कहा कि सिन्हो समिति की रिपोर्ट बहुत विस्तृत है। सिन्हो द्वारा संपत्ति, कृषि भूमि का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। बीपीएल मानदंड प्रति व्यक्ति खपत व्यय पर आधारित हैं। सिन्हो समिति ने आर्थिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए विभिन्न मापदंडों की जांच की। ऐसे में ये स्पष्ट है कि 8 लाख एक टॉप डाउन अप्रोच है, न कि बॉटम अप्रोच।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की याचिकाकर्ताओं को भी कहा गया है कि इस मामले में अगर आपके पास कुछ चीजें हैं तो आप लिखित में दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने गुरुवार को संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट कोविड-19 के बढ़ते मामलों के आलोक में अगले 4 से 6 सप्ताह तक भौतिक मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई नहीं करेगा। इस आशय का एक अवलोकन अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले की सुनवाई के दौरान किया गया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने कहा कि महामारी की स्थिति के कारण न्यायालय अगले सप्ताह केवल जरूरी मामलों को ही उठाएगा। कोर्ट के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने गुरुवार सुबह 11 बजे आधे घंटे की देरी से कार्रवाई शुरू की, क्योंकि वे आगे के रास्ते पर चर्चा कर रहे थे, जबकि कोविड-19 मामले लगातार बढ़ रहे थे। न्यायालय ने हाल ही में 3 जनवरी 2022 से केवल 2 सप्ताह के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया। शीर्ष अदालत द्वारा 2 जनवरी को जारी परिपत्र ने 7 अक्टूबर 2021 की एसओपी को संशोधित किया, जिसके अनुसार आभासी सुनवाई होगी। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को रखते हुए घटना पर रिपोर्ट लेने और पंजाब सरकार को दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की। वहीं कोर्ट ने याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को सौंपने को कहा। कल यानी शुक्रवार को इस पर सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में अब पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि समिति में न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल और प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक के मामले को उठाने वाली इस तत्काल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए सहमत हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को उठाने वाले वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह को पंजाब सरकार के वकील को लॉयर्स वॉइस द्वारा दायर याचिका के प्रति देने के लिए कहा और याचिका को शुक्रवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया। सिंह ने भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए पूरे प्रकरण की कुशल और पेशेवर जांच की मांग की। उन्होंने शीर्ष अदालत से जिला न्यायाधीश को सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने को कहा। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल राज्यपाल से राजभवन में मिलेगा। पंजाब सरकार ने फिरोजपुर में फंसे प्रधानमंत्री काफिले और बाद में लौटने के मामले को सुरक्षा में चूक नहीं माना है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और प्रतिवादी अधिकारियों की भूमिका और कामकाज की जांच की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी को ये कहते हुए विरोध किया था कि टाटा सन्स पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को खरीदा है, लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। बता दें कि स्वामी ने एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और अधिकारियों द्वारा इसे दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्वामी ने तर्क दिया कि बोली प्रक्रिया असंवैधानिक, भावनापूर्ण और भ्रष्ट थी और टाटा के पक्ष में धांधली की गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अन्य बोलीदाता स्पाइस जेट के मालिक के नेतृत्व वाला एक संघ था। उन्होंने बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय में एक दिवाला प्रक्रिया चल रही थी जिसने स्पाइस जेट के खिलाफ आदेश पारित किया था और इसीलिए वह बोली लगाने की हकदार नहीं थी। स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की सीबीआई जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया था। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने टाटा सन्स की एक कंपनी द्वारा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% शेयरों के साथ साथ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS में 50% हिस्सेदारी के लिए पेश की गई उच्चतम बोली को स्वीकार किया था। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई दिल्ली कैट में हो रही है।
इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित एक मामले को पश्चिम बंगाल से दिल्ली में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद अपना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान केंद्र की तरफ से एसजी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला आने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने कैट के द्वारा उनके मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। कोलकाता हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र के आदेश को खारिज करते हुए कहा था कि जब पूरा मामला बंगाल केंद्रित है तो इस पर सुनवाई क्यों दिल्ली में स्थानांतरित की गई। केंद्र ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये पूरा मामला केंद्र के द्वारा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय से 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछे जाने पर है, जिसमें उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई और इस कार्रवाई के बाद में जोनल से हटाकर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट में स्थानांतरित किया गया था। इस स्थानांतरण को बंदोपाध्याय ने कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात पुलिस अधिकारियों द्वारा एक 13 वर्षीय नाबालिग और उसके पिता की कथित एनकाउंटर के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात राज्य सरकार, गुजरात पुलिस और राज्य मानव अधिकार आयोग को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की पीठ विक्की बिपिन मेहता द्वारा बनाई गई और 14 वर्षीय लड़के की बहन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी और वरिष्ठ अधिवक्ता यतिन ओझा ने तर्क दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके पिता हनीफ खान राजमार्ग लुटेरों के तालपत्री गैंग के कथित नेता और उसके 14 वर्षीय बेटे मदीन खान को कथित तौर पर बाजाना पुलिस थाने पार्टी तालुका के पुलिस अधिकारियों द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। जैसे कि जनहित याचिका में आरोप लगाया गया, 6 नवंबर 2021 को शाम करीब 7 से 8 बजे पुलिस उप निरीक्षक वीएन जडेजा और अन्य पुलिस अधिकारी एक निजी वाहन में याचिकाकर्ता के घर आए और याचिकाकर्ता के पिता नामजद को घसीटते हुए ले गए। हनीफ खान और उसे उस वाहन में बिठाकर ले गए। आगे अत्याचार को देखते हुए याचिकाकर्ता का 14 वर्षीय भाई वजह जानने के लिए पूछने गया और उनके अपने पिता का पीछा किया और यह देख एसआई जडेजा ने याचिकाकर्ता के भाई को सीने में गोली मार दी। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह देखकर याचिकाकर्ता के पिता भी गुस्से में आ गए और जब वे अपने बच्चे को देखने पहुंचे तो पुलिस अधिकारी ने उनको भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दूसरी ओर एसआई जडेजा द्वारा मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि हनीफ खान के घर पर मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर वे सभी निजी वाहन से हनीफ खान के घर गए थे। ये भी आरोप लगाया गया कि घटना के कारण लोगों की भीड़ हथियारों के साथ जमा हो गई थी और पुलिस अधिकारियों पर बेरहमी से मारपीट की गई। जनहित याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता के पिता और 13 वर्षीय भाई का फर्जी एनकाउंटर से संबंधित अधिकारियों से रिकॉर्ड मंगवाया जाए। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रश्नगत स्कूल को हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में बदलने का राज्य का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 19A और 14 का उल्लंघन है। जस्टिस दिनेश मेहता ने कहा कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को नीतिगत निर्णय ही नहीं, राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून द्वारा भी बच्चे पर थोपा नहीं जा सकता। मौजूदा याचिका श्री हरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिलवा पंचायत समिति देजू जोधपुर की स्कूल विकास प्रबंधन समिति की ओर से दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा लिए गए सितंबर 2021 के फैसलों को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के हिंदी माध्यम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बदल दिया था। मामले के तथ्यों के आधार पर 5 प्रश्न सामने आए और अदालत ने उनका जवाब दिया। क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A जो शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, मातृभाषा या घरेलू भाषा में भी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी देता है? क्या मातृभाषा या हिंदी में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है? क्या प्रश्नगत स्कूल को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित करने का राज्य का नीतिगत निर्णय 2009 के अधिनियम की धारा 20, 21, 22 और 29(2) के प्रावधानों के विपरीत है? क्या हिंदी माध्यम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बदलने से पहले स्कूल विकास प्रबंधन समिति की सहमति आवश्यक है? प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम कौन तय कर सकता है या बदल सकता है? अदालत ने कहा 2009 के अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की धारा 29(2)F में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक शिक्षा या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा।
इस न्यायालय को ये कहने में कोई संकोच नहीं है, इसे कम से कम एक प्रशासनिक निर्णय से अंग्रेजी माध्यम में नहीं बदला जा सकता है। उधर हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिनियम बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की शक्ति के खिलाफ दायर याचिका को 10 जनवरी को पोस्ट किया है। सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करने का फैसला किया। विवादित बांध सुरक्षा अधिनियम 14 दिसंबर को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। याचिकाकर्ता का प्राथमिक तर्क यह है कि संसद में कानून बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन के लिए अधिनियम को गैर कानूनी और आरंभतः शून्य करार देते हुए याचिका में उन अन्य आधारों का भी उल्लेख किया गया है जिनके तहत चुनौती जारी रहेगी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है आक्षेपित अधिनियम जो केंद्र सरकार को निर्दिष्ट बांधों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, राज्य सरकार की शक्तियों को हड़पता है और संघीय ढांचे को डिस्टर्ब करता है। ये देखते हुए कि राज्य भर में बांध कृषि, पेयजल, बिजली, कपास उत्पादन, मत्स्य पालन, व्यवसाय आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम तमिलनाडु के लोगों के अस्तित्व और आजीविका के अधिकार में खलल डालता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि बांधों से संबंधित मामलों की निगरानी और कार्रवाई करने के लिए राज्य की शक्तियों को छीनकर केंद्र सरकार भी लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही है। याचिका में मुख्य रूप से आरोप लगाया गया है कि आक्षेपित अधिनियम संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार है। दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता का एक और तर्क यह है कि धारा 4E को सबसे व्यापक शब्द में जोड़ा गया है ताकि सभी बांधों को शामिल किया जा सके। याचिकाकर्ता याचिका के निपटारे पर घोषित अधिनियम को असंवैधानिक, गैर स्थायी और आरंभतः शून्य घोषित करते हुए घोषणा की एक रिट की मांग करता है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य में कोविड-19 मामलों में ताजा वृद्धि के बीच इस साल के गंगा सागर मेले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हर साल मकर संक्रांति पर लाखों हिंदू भक्त पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। इस वर्ष ये मेला 8 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित होने वाला है। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस कोसांग डोमा भूटिया की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह गुरुवार को यानी 6 जनवरी को तक यानी आज तक अदालत को अपने फैसले से अवगत कराए कि क्या वह मेला को एक विनियमित तरीके से आयोजित करने की अनुमति देगा या पूरी तरह से प्रतिबंधित लागू करेगा। पीठ ने आगे कहा कि उसे उम्मीद है कि इस तरह का निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा कि वायरस का प्रसार बूंदों के माध्यम से होता है और तीर्थयात्री मेले के दौरान गंगा के पानी में डुबकी लगा रहे होंगे। इसके अलावा बेंच ने कहा कि वर्तमान में बड़ी संख्या में डॉक्टर पहले से ही संक्रमित हैं और मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात पुलिस बल भी संक्रमण के लिए अति संवेदनशील होगा। ये याचिका पेशे से डॉक्टर अभिनंदन मंडल ने दायर की है। उन्होंने तर्क दिया है कि मेले में लोगों को इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होने से संक्रमण और भी फैल सकता है, क्योंकि हर साल सागर द्वीप में लगभग 30 लाख तीर्थयात्री धार्मिक मेले में आते हैं। तदनुसार उन्होंने इस वर्ष गंगा सागर मेले को रोकने के लिए दिशा निर्देश मांगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य में कोविड-19 नियमों की संख्या में तेजी देखी जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें मणिपुर विश्वविद्यालय को राज्य की नीति के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों के लिए अपना आरक्षण कोटा बदलने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार न्यायालय ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कोटा 15% और 2% अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 7.5% से 31% और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए कोटे की अनुमति दी। 27% से 17% तक न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की खंडपीठ ने कहा कि उत्तर पूर्व में स्थित राज्यों में मुख्य रूप से आदिवासी आबादी है और इस क्षेत्र के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 27% आरक्षण को समायोजित करने के लिए सीटों को कम करने में असमर्थ होंगे। मणिपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 में एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी और इसीलिए राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमशः 2%, 31% और 17% आरक्षण की राज्य आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है। 2005 में विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था। यह आरक्षण की उसी योजना का पालन तब तक करता रहा जब तक कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पेश नहीं किया गया।
उसके बाद शैक्षणिक वर्ष 2009 और 10 से विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के प्रवेश में क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी नीति बदल दी। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.